दोनों स्टडीज क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस में कंपेयर करके भी देख लेते हैं कि कौन कहाँ पे खड़ा है। ऑब्जेक्टिव जो है, जो क्लिनिकल रिसर्च है उसमें जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डेवलप न्यू ट्रीटमेंट्स। और फार्माकोविजिलेंस जो है उसमें स्कोप जो है वो क्लिनिकल रिसर्च में ओवरलैप एंड इंटरकनेक्शन। क्लिनिकल रिसर्च जो है वो प्राइमरली aims to establish efficacy and safety profile of a drug, whereas pharmacovigilance, role of clinical research and pharmacovigilance, जो क्लिनिकल रिसर्च है उसमें आप न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हो, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल एंड दैट। गुड मॉर्निंग, मैं हूं डॉक्टर राजेश सहगल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 5 स्टार डेवलपिंग रिसर्च प्रोफेशनल्स। हमारे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई हैं कि क्लिनिकल रिसर्च बेटर ऑप्शन है या फार्माकोविजिलेंस बेटर ऑप्शन है। स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड वेदर टू चूज क्लिनिकल रिसर्च एज ए करियर और फार्माकोविजिलेंस एज ए करियर। तो हमने ये डिस्कशन, आज की डिस्कशन जो है वो इसी मुद्दे पे रखी है कि क्लिनिकल रिसर्च अच्छा करियर रहेगा या फार्माकोविजिलेंस अच्छा करियर रहेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज की जो डिस्कशन है उसको प्रिपेयर किया है, जिसमें कि हम लोग डेफिनेशन, पर्पस, प्रोसेस, रेगुलेटरी बॉडीज, एथिक्स, रोल, कंपैरिजन, इनको डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन में हम लोग उनका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, स्किल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लिनिकल रिसर्च में आ जाते हैं। क्लिनिकल रिसर्च जो है, आपको बच्चों को पता ही है कि क्लिनिकल रिसर्च है जिसमें कि आप क्लिनिकल ट्रायल्स को करते हो। कोई भी स्टडी है जो अगर ह्यूमंस पे हो रही है तो उसको क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं। पहली बात तो ये, कोई भी रिसर्च अगर वो ह्यूमंस में हो रही है तो उसको क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि जो क्लिनिकल रिसर्च है उसमें आप न्यू ड्रग डेवलपमेंट को अहमियत देते हो और आप उसकी सेफ्टी एंड एफिकेसी को चेक करते हो कि वेदर योर प्रोडक्ट, जो न्यू प्रोडक्ट है वो इफेक्टिव है कि नहीं है और वो सेफ है कि नहीं है। आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफ होना चाहिए और वो इफेक्टिव होना चाहिए, तो ही वो मार्केट में आ सकता है। जो क्लिनिकल रिसर्च है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अप्लाइड फील्ड है। क्लिनिकल रिसर्च जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और अप्लाइड फील्ड है, जिसमें कि आप न्यू ड्रग डेवलपमेंट को अहमियत देते हो। वेयर एज फार्माको विजिलेंस जो है उसमें आप जो भी साइड इफेक्ट्स हैं या एडवर्स इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हो और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फार्माको विजिलेंस जो है वो फार्मास्यूटिकल्स के साइड इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करना और रिकॉर्ड करना और उनको रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना इज फार्माको विजिलेंस। जो क्लिनिकल रिसर्च के प्रोसेसेस है उसमें कई सारे स्टेप्स रहते हैं, जैसे कि स्टडी डिजाइन। स्टडी डिजाइन का मतलब ये है कि आप अपने प्रोटोकॉल में मेंशन करते हो कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो रेंडमाइज्ड है या नहीं है, वो कंट्रोल ट्रायल है या नहीं है, वो इंटरवेंशनल या ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। फिर पार्टिसिपेंट रिक्रूटमेंट, जो पार्टिसिपेंट है वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में फिट बैठता है कि नहीं बैठता। अगर फिट बैठता है तो कंसेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर कंसेंट दे रहा है तो आप उसे एनरोल कर लेते हो। और जब आपके पास आपके सारे पेशेंट्स एनरोल हो जाते हैं तो आप डाटा एनालाइज करते हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो।
फिर उस डाटा को आप इंटरप्रेट करते हो और रिपोर्ट राइट करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लिनिकल रिसर्च है, बीइंग ए अप्लाइड फील्ड, आप स्टडी डिजाइन से लेके रिपोर्ट राइटिंग तक कंप्लीट प्रोसेस करते हो। चाहे वो स्टडी डिजाइन है, पार्टिसिपेंट की रिक्रूटमेंट है, डेटा कलेक्शन है, या रिपोर्ट राइटिंग है, कंप्लीटली क्लिनिकल रिसर्च जो है वो अप्लाइड रिसर्च में आ जाता है। जो फार्माकोविजिलेंस है, उसमें आप एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग करते हो। उसमें आप एडवर्स इवेंट्स को रिपोर्ट करते हो, रिकॉर्ड करते हो और रिपोर्ट करते हो। फिर सिग्नल्स को भी डिटेक्ट करते हो कि कोई न्यू साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे। रिस्क मैनेजमेंट, फिर आप मेजर्स ऐसे ढूंढते हो कि जो रिस्क हैं उसके आपके प्रोडक्ट के कम हो जाए। और पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट जो है वो रेगुलरली आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सबमिट करते हो। तो यहाँ पे भी आपको बड़ा क्लियरली पता लग जाता है कि जो क्लिनिकल रिसर्च है, इट इज ए अप्लाइड फील्ड, इट इज ए अप्लाइड रिसर्च, जिसमें कि रिसर्च के सारे प्रोसेसेस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और आप उसमें हार्डकोर रिसर्च करते हो। वेरएस फार्माकोविजिलेंस जो है वो एडीआर को कलेक्शन, एडीआर की रिपोर्टिंग, ये काम है। एडीआर का रिपोर्ट करना, एडीआर का रिकॉर्ड करना। जो क्लिनिकल ट्रायल है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। जैसे फेज 0 हो गया, फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया, फेज 3 हो गया, फेज 4 हो गया। फ्रॉम द डिस्कवरी टू द पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस स्टडी, ये सारा का सारा जो है ये क्लिनिकल रिसर्च में आता है। इसमें आप अपने ब्लड की सेफ्टी और एफिकेसी को एस्टेब्लिश करते हो, और वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल से करते हो। जैसे फेज 3 है, उसमें आप कंपेयर करते हो और कंफर्म करते हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इफेक्टिव है या नहीं। फेज 2 में आप एफिकेसी को भी इस्टेब्लिश करते हो, कौन सी डोज ज़्यादा इफेक्टिव है वो भी एस्टेब्लिश करते हो, और साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे, ये भी आप फेज 2 में करते हो। और जो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस स्टडी है उसमें आप जो मार्केट में प्रोडक्ट बिकने लग गया, मार्केट में प्रोडक्ट बिकने लग गया, उसमें कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन या कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे, वो आप चेक करते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लिनिकल रिसर्च है उसमें आप ड्रग डिस्कवरी को भी करोगे, फिर उसके बाद आप फेज 1 करोगे जिसमें कि आप एस्टेब्लिश करोगे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सेफ है। फिर फेज 2 करोगे जिसमें कि आप शो करोगे कि आपका प्रोडक्ट इफेक्टिव है, कौन सी डोज पे इफेक्टिव है ना। फिर फेज 3 पे आप कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड थेरेपी करोगे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो XY स्टैंडर्ड से बेटर है। और इस तरह से आप पूरा क्लिनिकल रिसर्च जो है वो पूरी रिसर्च की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है। फार्माकोविजिलेंस वेयर है, उसमें डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग, इंटरवेंशन, ये चीजें रहती हैं। आइडेंटिफाइंग द एडीआर कौन कौन से है, फिर उनकी सिवियरिटी एंड कैजुअलिटी का पता करना भी, कितना सीवियर है या सीरियस है ना, और वो ड्रग से रिलेटेड है या नहीं है ना। रिस्क को मिनिमाइज करना, एनहांसिंग द ड्रग सेफ्टी, ये सारा का सारा जो है हमें को विजिलेंस में आता है। जो क्लिनिकल रिसर्च है उसमें इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड रहता है जो कि प्रोटोकॉल को रिव्यू करता है। अगर उसको प्रोटोकॉल सही लगता है तो ही आप ट्रायल कर सकते हो। क्लिनिकल रिसर्च में जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड है वो प्रोटोकॉल को रिव्यू करता है, और रिव्यू करने के बाद वो या तो ओके करेगा,
भी हाँ आप ये प्रोटोकॉल कर सकते हो, या फिर वो रिजेक्ट कर देगा या मॉडिफाई करने को कहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लिनिकल रिसर्च है उसमें एथिक्स कमेटी का या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर उसके बाद इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है पेशेंट का, वो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी भी चेक करती है, और जो पेशेंट है उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट को साइन करना होता है बिफोर वी एनरोल दीज पेशेंट इनटू द ट्रायल। पेशेंट की सेफ्टी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है, और रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। वेयर इज इन फार्माकोविजिलेंस, पेशेंट सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ये मेंटेन की जाती है, और जो रिपोर्ट है वो रेगुलेटरी कंप्लायंस के हिसाब से रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सबमिट की जाती है। तो यहाँ पे भी जो क्लिनिकल रिसर्च है उसमें ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं कि आप क्लिनिकल रिसर्च को रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो कि इसमें इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड जो है वो आपके प्रोटोकॉल को रिव्यू कर रहा है। अगर वो अप्रूव करता है तो ही आप आगे के स्टेप्स कर सकते हो। रेगुलेटरी बॉडीज जो है वो दोनों ही केसेस में, क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस में, एक ही तरह के हैं। जैसे एफडीए हो गया, है ना, चाहे वो यूएसए का है चाहे वो कंट्री स्पेसिफिक है, या ईएमईए हो गया, ये दोनों के दोनों मतलब आपकी रेगुलेटरी गाइडलाइन के हिसाब से आप अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हो, चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट है चाहे वो फार्माकोविजिलेंस की रिपोर्ट है। जो अपॉर्चुनिटीज हैं क्लिनिकल रिसर्च में वो बहुत ही शानदार है। आप क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर से अपना करियर शुरू करते हो, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बनते हो, सीनियर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बनते हो, आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो, डाटा मैनेजर बन सकते हो, स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो, मेडिकल राइटर बन सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो, रेगुलेटरी प्रोफेशनल बन सकते हो। तो ये सारी की सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये क्लिनिकल रिसर्च के फील्ड में अवेलेबल हैं। वेर जो फार्माकोविजिलेंस है उसमें आप ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, मेडिकल रिव्यूअर, ये पोजीशंस रहती हैं फार्माकोविजिलेंस में। जो क्लिनिकल रिसर्च है उसमें पोजीशंस भी ज़्यादा है, और उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज वो भी बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज इन क्लिनिकल रिसर्च, जैसे जैसे ग्लोबली मार्केट चेंज हो रही है वैसे वैसे क्लिनिकल रिसर्च की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जैसे इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स है ना, तो वो इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये है कि जो ट्रायल दो तीन या ज़्यादा कंट्रीज में हो रहा है, तो ऐसे ट्रायल्स को, जैसे कोई ट्रायल है वो यूएसए में भी हो रहा है, इंग्लैंड में भी हो रहा है और इंडिया में भी हो रहा है ना, एक ही ट्रायल है तीन कंट्रीज में हो रहा है। तो ऐसे ट्रायल्स अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है कि क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो निकल के बहुत ज़्यादा आती हैं। फिर रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन जो है वो बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि अब ट्रायल जो है वो ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं तो रेगुलेटरी गाइडलाइंस अक्रॉस द ग्लोब वो कॉमन ही रहती हैं, आईसीएच गाइडलाइंस। इसलिए जो क्लिनिकल रिसर्च की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है।
फिर चाइना इंडिया ब्राजील, चाइना इंडिया ब्राजील, ये वन ऑफ द मेजर हब्स है क्लिनिकल रिसर्च के लिए। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो भी कम आती है, पेशेंट पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और जो डाइवर्सिटी है वो भी बड़ा मेजर रोल प्ले करती है कि जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया, चाइना, ब्राजील ऐसे कंट्रीज में भी यूटिलाइज करें। तो ऐसे कंट्रीज में अगर आप क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करते हो तो जो कंपनी है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। फिर क्रॉनिक डिजीजेज जैसे डायबिटिक डिसऑर्डर्स हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ऑन्कोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया ना, इसमें भी एक तो ये बीमारियां क्रॉनिक रहती हैं और ये इंक्रीज भी हो रही है। और जब ये इंक्रीज हो रही है तो इनके सही ट्रीटमेंट के लिए आपको क्लिनिकल रिसर्च को तो इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। इसलिए क्लिनिकल रिसर्च के प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए, ऑन्कोलॉजी के लिए, कार्डियोलॉजी के लिए, न्यूरोलॉजी के लिए ट्रायल्स का प्लान किया जाता है। फिर टेक्नोलॉजी इनोवेशन की वजह से भी जो क्लिनिकल रिसर्च है उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हो गए, टेलीमेडिसिन हो गया, वेरेबल डिवाइसेस हो गए, ये सारे के सारे जो हैं क्लिनिकल रिसर्च की नए मेथड्स को डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप डेटा मैनेजमेंट में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में या डिजिटल हेल्थ में जा सकते हो। इसलिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी बड़ा मेजर रोल प्ले करता है क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। वेर एज जो फार्माकोविजिलेंस है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, तो ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो फार्माकोविजिलेंस है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसलिए जितनी भी आउटसोर्सिंग हो सकती है फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी की उतनी की जाती है। फिर ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, तो इसलिए भी फार्माकोविजिलेंस जो है वो ग्लोबली भी आप एड्रेस करते हो, है ना। बट आप देखोगे कि क्लिनिकल रिसर्च जो है उसमें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है एज कंपेयर टू फार्माकोविजिलेंस। अब हम लोग दोनों स्टडीज क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस में कंपेयर करके भी देख लेते हैं कि कौन कहाँ पे खड़ा है। ऑब्जेक्टिव जो है, जो क्लिनिकल रिसर्च है उसमें जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डेवलप न्यू ट्रीटमेंट्स, और फार्माकोविजिलेंस जो है उसमें आप ड्रग सेफ्टी को एस्टैब्लिश करते हो। स्कोप जो है वो क्लिनिकल रिसर्च में वेरी ब्रॉड, बहुत ब्रॉड है, जिसमें कि आप ड्रग डिस्कवरी से लेके पोस्ट मार्केटिंग तक पार्टिसिपेट करते हो। फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स, उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। और फार्माकोविजिलेंस जो है वो फोकस्ड ऑन पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस स्टडीज ओनली। ओवरलैप एंड इंटरकनेक्शन, क्लिनिकल रिसर्च जो है वो प्राइमरली aims to establish efficacy and safety profile of a drug, whereas pharmacovigilance is integral part of clinical research and it focuses majorly on drugs safety और ड्रग रिएक्शंस और उनकी रिपोर्टिंग को। रोल ऑफ क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस, जो क्लिनिकल रिसर्च है उसमें आप न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हो, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल and that helps in developing new drug and establish their safety and efficacy profile. Whereas फार्माकोविजिलेंस जो है वो एडवर्स इवेंट पे फोकस करता है
और उनकी रिपोर्टिंग जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को करता है। जो क्लिनिकल रिसर्च है उसमें आपको जो वैकेंसीज हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बायोटेक कंपनीज, सीआरओ कंपनीज, एसएमओज, मेडिकल डिवाइस कंपनीज, academic research institutes, government and public health agencies, healthcare providers, regulatory agencies, pharmacovigilance companies, बीएबी सेंटर्स, आईटी कंपनीज, ये सारे के सारे आपको क्लिनिकल रिसर्च की जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। और फार्माकोविजिलेंस की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बायोटेक कंपनीज, सीआरओज, मेडिकल डिवाइस कंपनीज, रेगुलेटरी अफेयर फर्म्स, इंश्योरेंस एंड हेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ एजेंसीज एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रोवाइड करेंगे। जो स्किल रिक्वायर्ड है वो क्लिनिकल रिसर्च में आपको क्लिनिकल रिसर्च की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, पेशेंट इंटरेक्शन और कंसेंट प्रोसेस होना चाहिए, डेटा एनालिसिस होना चाहिए। डेटा एनालिसिस जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, तो वो स्टैटिस्टिशियन करता है। क्लिनिकल ट्रायल रूल्स एंड रेगुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए, और सीआरएफ, ईसीआरएफ, ट्रायल मास्टर फाइल, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और फार्माकोविजिलेंस जो है उसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो डेस्क जॉब बेस्ड रहते हैं। मेजरली आप सॉफ्टवेयर्स में डील करते हो। सॉफ्टवेयर जो है वो मेट्रा है, आर्गस है, एरएसजी है। कैरियर प्रोग्रेशन जो है सीआरसी, सीआरए प्रोजेक्ट मैनेजर टू डायरेक्टर, सीआरसी, सीआरए प्रोजेक्ट मैनेजर टू डायरेक्टर, ये आप 12 साल में इस लेटर को पार कर सकते हो। और क्लिनिकल रिसर्च जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। वेरेज फार्माकोविजिलेंस जो है वो आप ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, पीवी साइंटिस्ट एंड रिसर्च मैनेजमेंट लीड, ये फार्माकोविजिलेंस की ग्रोथ स्ट्रेटजी रहती है। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू न्यू ट्रीटमेंट एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, ensures safety of existing treatment, क्वालिफिकेशन, इसमें बीएससी, एमएससी, पीएचडी लाइफ साइंसेज, चाहे बायोटेक है, चाहे बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बॉटनी, जूलॉजी, एनी लाइफ साइंसेज फील्ड, बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी, बीडीएस, बीएमएस, एमबीएस, एमडी, ये सारे के सारे क्लिनिकल रिसर्च में एलिजिबल रहते हैं कोर्स को करने के लिए। वेयर एज फार्माको विजिलेंस में एम फार्मा, बीडीएस, एमबीबीएस, एमडी, ये लोग फार्माको विजिलेंस में एलिजिबल रहते हैं। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो बी फार्मा बच्चों को बहुत कम लेती है, मेजरली एम फार्मा को ही लेती हैं, बट बी फार्मा भी कई बार चल जाती है। जो सैलरी है सीआरसी की वो 3 लाख पर एनम से लेके 5 लाख पर एनम तक फ्रेशर्स को मिलता है। और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको 6 लाख पर एनम से 8 लाख पर एनम तक मिलेगा। अगर आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट हो तो 4 लाख पर एनम से लेके 6 लाख पर एनम फॉर फ्रेशर्स, और सीनियर है तो आप 7 लाख पर एनम से 12 लाख पर एनम तक आप सैलरी मिल जाएगी। वेर एज इन फार्माकोविजिलेंस 2 to 2.5 लाख पर एनम अगर फ्रेशर हो, तो एक्सपीरियंस हो तो 4.8 to 10 लाख पर एनम के आसपास सैलरीज मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, और बहुत क्लियरली आप फार्माकोविजिलेंस एंड क्लिनिकल रिसर्च को डिफ्रेंशिएट कर पाए होंगे कि किस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और किस में कम अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हाँ, अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में टॉपिक का नाम लिख के भेजें, हम लोग ज़रूर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।